हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम यूनिट फर्स्ट का जो हम क्वेश्चन 3 कर रहे थे आगे, अभी मैंने सिर्फ एक पार्ट करवाया था कि पाठ्यक्रम के तहत भाषा उपागम का अर्थ, ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया था, उसका अर्थ हमने अच्छे से समझ लिया था। आज हम पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता को याद करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। इसकी आवश्यकता फिर नेक्स्ट जो वीडियो लाऊंगी वो उसमें आपका ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट आपके लाभ रहते हैं कि पाठ्यचर्या में भाषा के लाभ, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, ठीक है। अभी हम भाषा की आवश्यकता पढ़ रहे हैं, पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका। भाषा को प्रभावपूर्ण सीखने के लिए क्या मोटिव है, यहाँ पर आवश्यकता क्यों है कि हम भाषा को और अच्छे तरीके से, प्रभावपूर्ण तरीके से सीख सकें, ठीक है। इसलिए हमने पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता पड़ती है। पाठ्यचर्या किस लिए बन रहा है? हम आगे अपनी भाषा को और अच्छा बना रहे हैं, और सब्जेक्ट्स लर्न कर पा रहे हैं, और सब्जेक्ट्स पढ़ पा रहे हैं, ठीक है। भाषा अच्छी हो पा रही है उन सब्जेक्ट से हमारी, ठीक है। तो भाषा को प्रभावपूर्ण सीखने के लिए है ये, ठीक है, इसलिए आवश्यकता है। भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है, विषय के रूप में ही सीखा जाता है। अब भाषा को हिंदी के रूप में सीखा जाता है, भाषा को इंग्लिश के रूप में सीखा जा रहा है ना, तो वो विषय के रूप में ही सीखा जाता है। चाहे आप जीके पढ़ रहे हो, वहाँ भी भाषा ही चल रही है। मैथ्स पढ़ रहे हो आपने, वो भाषा से काउंटिंग में कन्वर्ट हो गया, 1 2 3 जो हम काउंटिंग में पढ़ते हैं, ठीक है, नंबर्स में पढ़ते हैं। तो भाषा को विषय के रूप में सीखा जाता है, उसका गहरा ज्ञान व कुशलता पूर्वक प्रयोग, गहरा ज्ञान उसका होना चाहिए, कुशलता पूर्वक प्रयोग कर सके हम, दूसरे विषयों के माध्यम से सीखा जाता है। आ गया ना, दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, ठीक है, दूसरे विषयों के माध्यम से। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहाँ आपको लिखनी भी है, ठीक है, ये आपको याद करना है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं। सभी विषयों की अलग अलग शब्दावली होती है, पर वो समतुल्य होती है, मतलब इक्वल होती है, ठीक है। शब्दावली इक्वल होती है, समतुल्य मतलब इक्वल होती है। उनका ज्ञान भाषा को भी समृद्ध करता है, उनका ज्ञान है अगर आपको तो वो और भाषा को समृद्ध बना देगा। वह शब्दावली तरीके भाषा तरीके से भाषा सीखी जाती है, प्रभावशाली तरीके से भाषा सीखी जाती है, ठीक है। शब्दावली भी हमारी बहुत हेल्प करती है, ठीक है। कहते हैं ना शब्दों का समूह, हम शब्द सीखते हैं भाषा, तभी तो हम प्रॉपर सीख पाते हैं। जब शब्द नहीं आते होंगे तो हम भाषा कैसे सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हम प्रभावशाली तरीके से भाषा को सीख पाते हैं। आगे चलते हैं पॉइंट पर। भाषा व विषयों का संबंधित होना, अभी हम इतने टाइम से भी पढ़ते ही आ रहे हैं इसको, कितने अभी इस क्वेश्चंस में पढ़ ही लिया है कि भाषा और विषय तो साथ साथ ही रहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। भाषा व विषयों का संबंधित होना, भाषा के माध्यम से ही सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। अब कह रहा है भाषा के माध्यम से ही सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है और सभी विषयों से भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। कॉरिलेशन है ना, दोनों में संबंध है ना। सभी प्रकार की जानकारी का आधार भाषा है। किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए, जब तक आपको भाषा नहीं आती होगी आप किसी भी चीज की जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। भाषा आना आपको बहुत जरूरी है। अब आपको भाषा ही नहीं आएगी तो अपने विचार भी कैसे किसी दूसरे के सामने रखोगे? जब वो बोलना ही नहीं आता होगा, लाइन ही नहीं बोलनी नहीं आती होगी, तो आप भाषा की जानकारी, मतलब कोई भी जानकारी आप नहीं प्राप्त कर सकते। सभी विषयों के द्वारा भाषा की व्यवहारिक कुशलता बढ़ती है, विषय से ही आपकी आगे कुशलता बढ़ पाती है, ठीक है, आपको और नॉलेज मिल पाती है। अतः भाषा द्वारा विषयों के संप्रत्य तथा विषयों द्वारा भाषा पर कुशलता का निर्माण करने की आवश्यकता है, ठीक है। संप्रत्यय मतलब आपको विषय जो है ना, उनके कंसेप्ट जो है वो भाषा द्वारा ही निर्माण होता है, ठीक है। विषयों द्वारा भाषा पर
अब आप विषयों को ले लो, विषयों द्वारा भाषा पर कुशलता का निर्माण हो पाता है, तो इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। इसलिए इन दोनों में संबंध है गहरा। ठीक है, तो विषय जो भी कंसेप्ट है वो भाषा द्वारा हो पाता है, और विषयों द्वारा भी भाषा पर कुशलता का निर्माण करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोनों में संबंध बता दिया ना, इसमें पूरे आंसर में आपको दोनों का संबंध बता दिया। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। आगे चलते हैं, ये रहा थर्ड पॉइंट। आगे है शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि के लिए, तो वो तो यार डेफिनेटली होगा, शैक्षिक ज्ञान में, शिक्षा में ज्ञान तो होगा ही ना हमें। पाठ्यचर्या में भाषा उपागम द्वारा क्या हो रहा है, भाषा में कुशलता बढ़ती है। क्या हो रहा है, उपागम द्वारा भाषा ज्ञान में कुशलता बढ़ती है। ठीक है, जिसके द्वारा छात्र शैक्षिक ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसकी हेल्प से, एलएसी की हेल्प से भाषा ज्ञान में कुशलता बढ़ती है, और जिसके द्वारा छात्र भी अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। छात्र द्वारा शिक्षा प्राप्ति में स्वयं का प्रदर्शन बढ़ाने के लिए व शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए ये एलएसी एक सहायक के रूप में कार्य करता है। अगर छात्र को अपनी शिक्षा प्राप्त करनी है, स्वयं उसका प्रदर्शन बढ़ाना है और शिक्षा का स्तर बढ़ाना है, तो एक ही बंदा काम आएगा इसमें, एलएसी। ठीक है, एक सहायक के रूप में यहाँ पर कार्य करता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए। ठीक है, सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए, अब सीखने के अवसर कैसे बढ़ेंगे, भाषा का ज्ञान विषयों को समझने में मदद करता है। अगर आपको भाषा का ज्ञान अच्छे से आता है तो आप विषय को समझ पाते हो। भाषा अगर आपको अच्छे से आती है तो आप विषय को समझ पाते हो, तथा विषयों के माध्यम से, अब विषयों के माध्यम से क्या हो सकता है, भाषा पर पकड़ बनती है। दोनों का संबंध है एक दूसरे से। ठीक है, भाषा का व्यवहारिक व प्रायोगिक ज्ञान प्राप्त होता है। कोई भी आपको प्रयोग करना है वो भी ज्ञान आपको यहाँ पर भाषा की मदद से प्राप्त होता है। दोहरे प्रकार से, मतलब डबल तरीके से सीखने के अवसर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एल ए सी की ही आवश्यकता है। वही जो अभी आपने हेडिंग पढ़ी है ना, पाठ्यचर्या। ठीक है, पाठ्यचर्या वो ही है, ये सारा उसी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का नाम ही क्या है, पाठ्यचर्या का, है ना, पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता, तो पाठ्यचर्या का ही बता रहे ना, तो वो ही हमारी हेल्प करेगा, एलएसी। ठीक है, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। चलिए, फिफ्थ पॉइंट है संप्रेषण में अभिव्यक्ति के लिए। अब संप्रेषण आ गया, हम पहले भी इन पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। संप्रेषण तो यहाँ आना ही आना है। ठीक है, ये तो दिमाग में डाल ही लो। विभिन्न विषयों के द्वारा भाषा का ज्ञान अलग अलग संदर्भ में प्राप्त होता है। ठीक है, भाषा विषयों के द्वारा, विभिन्न विषयों के द्वारा भाषा का ज्ञान अलग अलग संदर्भ में प्राप्त होता है। सामाजिक विज्ञान, गणित, विज्ञान आदि के ज्ञान से अलग अलग परिस्थितियों में भाषा के प्रयोग की जानकारी मिलती है। अब इन विषयों से आपको पता चलता है कि भाषा का प्रयोग हमें किस तरीके से करना है। मैथ्स में तो वो काउंटिंग बन गई, जो हम हिंदी सब्जेक्ट में छोटे आ से नार बड़े आ से आम सीख रहे थे, वो इंग्लिश में जाके क्या बन गई, ए फॉर एप्पल, है ना, बी फॉर बॉय, हमने ये चीजें सीखी। तो वो ज्ञान क्या हो रहा है, हमारी हमें भाषा के प्रयोग की जानकारी मिल पाती है कि हमें अब एक ही भाषा को किस तरीके से अलग अलग तरीके से यूज करना है। ठीक है, तो संप्रेषण में हाव भाव के साथ साथ क्या होता है, वास्तविक रूप से अभिव्यक्त करने की कुशलता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, पाठ्यचर्या में भाषा उपागम का ही प्रयोग करना चाहिए, इसी की ही हेल्प मिलेगी यहाँ पर भी संप्रेषण में। ठीक है, आप वास्तविक रूप से अपने विचारों को सही तरीके से अभिव्यक्त कर पाते हो, वो कुशलता प्राप्त हो जाती है आपको। ठीक है, वो कुशलता प्राप्त हो जाती है आपको, तो वो संप्रेषण में आएगा आपका। ठीक है, पॉइंट यहाँ भी हमें एलएसी की ही जरूरत है। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विचार शक्ति का विकास, 6th पॉइंट है विचार शक्ति का विकास। अब विचार भी तो बढ़ेंगे ही ना, विचार भी तो विचार शक्ति भी का भी तो विकास होगा। भाषा के बिना विचारों को याद रखना असंभव है। किसके बगैर नहीं रह पाता ये विचार? भाषा के बगैर नहीं रह पाता। कह रहा है ना, भाषा के बिना विचारों को याद रखना बहुत मुश्किल है। जब आपको भाषा ही नहीं आती, भाषा आपने सीखी ही नहीं हुई, तो आप विचारों को याद कैसे रखोगे? ठीक है, वह मनन शक्ति और विचार, जैसे मनन शक्ति मतलब सोचना है ना, और विचार शक्ति का विकास भी असंभव ही है। मनन शक्ति होती है सोचते हैं जो, जब हम, ठीक है, मनन करते हैं, सोचते हैं, सोचने की शक्ति, और विचार की शक्ति का विकास भी असंभव ही रह जाता है। ठीक है, तो भाषा का आना हमें बहुत जरूरी है। इसलिए बोला है पाठ्यचर्या में भाषा की आवश्यकता क्या है। ठीक है, 7th पॉइंट, भाषा सतत प्रवाहमयी है। भाषा सतत प्रवाहमयी है। ठीक है, मनुष्य के साथ भाषा सतत गतिशील रहती है। मनुष्य जैसे गतिशील है वैसे उसके साथ भी गतिशील रहती है। भाषा की उपमा प्रवाहमान जल स्रोत नदी से दी जा सकती है। ठीक है, जो जल बहता रहता है उससे, प्रवाहमान है उससे की जाती है। ठीक है, उपमा, तुलना, उपमा मतलब होता है तुलना करना। जो पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है, जो पर्वत से निकलकर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है, अपने मार्ग में वह कहीं सूखती भी नहीं। ठीक है, समाज के साथ भी ऐसा ही है। समाज के साथ भाषा का आरंभ हुआ और आज तक गतिशील है। ठीक है, समाज में भाषा चलती है और भाषा अभी तक गतिशील है, क्योंकि समाज है। समाज जैसे कभी खत्म नहीं हो सकता, वैसे ही भाषा भी कभी खत्म नहीं हो सकती। समाज में आकर इंसान को भाषा तो सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, मानव समाज जब तक रहेगा तब तक भाषा का स्थायित्व पूर्ण निश्चित है। तब तक भाषा का स्थायित्व पूर्ण निश्चित है। ठीक है, जब तक समाज है तब तक भाषा है। ठीक है, वो नहीं खत्म हो सकती, इसलिए बोला गया है वो प्रवाहमयी है, गतिशील है, गतिशील माना है। ठीक है, ये आपको पॉइंट याद करना है अच्छे से। लास्ट पॉइंट है मानकीकरण पर आधारित होती है। किस पर होती है? मानकीकरण पर आधारित होती है। कहते हैं ना, मानकीकरण मतलब एक मानक रूप स्थिर कर देती है। ठीक है, जैसे बहुत सी वस्तुएं हैं, उसके गुण हैं, उसके महत्व हैं, बहुत सी वस्तुएं हैं। ठीक है, उसके गुण हैं, उसके महत्व हैं, तो उसका एक गुण स्थिर कर दिया, पक्का कर दिया, एक महत्व पक्का कर दिया। ठीक है, तो इसलिए इसे बोला गया है मानकीकरण पर आधारित होती है। ठीक है, भाषा परिवर्तनशील है। यही कारण है कि प्रत्येक भाषा एक युग के पश्चात दूसरे युग में पहुंचकर पर्याप्त भिन्न हो जाती है। समझ रहे हो बात को? यही कारण है कि परिवर्तनशील है, मतलब भाषा में चेंजिंग आती रहती है। ठीक है, चेंज होती रहती है भाषा। यही कारण है कि प्रत्येक भाषा एक युग के पश्चात, पहले युग में क्या चलता था? संस्कृत चलती थी, आगे दूसरे युग जैसे ही बढ़ा वहां हिंदी में कन्वर्ट किया उसे प्रॉपर, कि लोग संस्कृत नहीं समझ पाते सही ढंग से, तो उसे हिंदी में आगे बढ़ाया जाए। तो वैसे ही दूसरे युग में आई तो वो हिंदी का रूप धारण कर ली। अब यहाँ ये और आगे युग में आई तो इंग्लिश पढ़ना शुरू हो गई। तो ऐसे वो भिन्न होती चली जाती है। ठीक है, परिवर्तनशील है, तभी बोला है पहली लाइन में भाषा परिवर्तनशील है। इस प्रकार परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है कि भाषा में विविधता आ जाती है। ठीक है, यदि भाषा परिवर्तन पर बिल्कुल ही नियंत्रण ना रखा जाए, और ये भी बात है, ये भी आपको कमेंट यहाँ लिखना है कि भाषा में, कहाँ गया, भाषा परिवर्तन पर अगर बिल्कुल भी अगर हम नियंत्रण ना रखें ना,
तो वो तीव्र गति के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में भाषा का रूप अबोध्य हो जाएगा। अबोध्य मतलब हम समझ नहीं पाएंगे, समझ में ना आने वाला, ठीक है, अबोध्य हो जाएगा, हम भाषा को समझ ही नहीं पाएंगे। अब मैं हिंदी बहुत ज्यादा शुद्ध लिख दूं, मैं उसको एक स्थिर रूप ना दूं, अब हर कोई शुद्ध हिंदी नहीं समझ सकता। अब मैं उसे एक स्थिर रूप ना दूं, मतलब मानकीकरण का अगर मैं उसे रूप ना दूं, तो भाषा आगे बढ़ती चली जाएगी और कोई भी बच्चा हिंदी को कभी समझ ही नहीं पाएगा कि वो हिंदी में क्या लाइन लिखी है, ठीक है। इसलिए हमें थोड़ा इसको स्थिर करके रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वो तीव्र गति के साथ कुछ ही दिनों में क्या हो जाएगा, भाषा का रूप अबोध्य हो जाएगा, ना समझने वाला, हम भाषा को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। भाषा परिवर्तन पूर्ण रूप से रोका तो नहीं जा सकता। अब भाषा तो आगे बदलती जाएगी, वो कह रहा है हम पूर्ण रूप से तो इसको नहीं रोक सकते, किंतु भाषा में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए, कि हमें समझ आ जाए, ये चीज बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके परिवर्तन क्रम का स्थिरीकरण अवश्य संभव है। हमें एक मात्रा को फिक्स कर सकते हैं, हम उसके इस परिवर्तनशीलता को स्थिर कर सकते हैं, वो संभव है, ठीक है, वो संभव है। जैसे हम कह सकते हैं कि हमारा इंडिया तो पूरी तरीके से नहीं सुधर सकता, ठीक है, पर सुधर सकता है, यहाँ भी अच्छे तरीके से साफ सफाई रह सकती है फॉरेन कंट्रीज की तरह। अगर अगर सरकार ठान ले, अगर सरकार ठान ले कि यहाँ कूड़ा फेंकने पर जुर्माना है, अगर ये सरकार बहुत कुछ कर सकती है पर वो प्रॉपर तरीके से करती नहीं है ना, तो ऐसे ही यहाँ भी परिवर्तन क्रम का स्थिरीकरण संभव है। इस प्रकार की स्थिरता से भाषा का मानकीकरण हो जाता है, इसलिए हम भाषा का ये नाम रख देते हैं मानकीकरण, क्योंकि इसमें स्थिरता हम ला सकते हैं। जैसे हम अपने भारत देश में ये स्थिरता ला सकते हैं कि कोई भी कूड़ा नहीं फेंकेगा, ठीक है, तो ये स्थिरता भी जैसे हम अपने भारत देश में ला सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ भी स्थिरता का नाम दे देते हैं भाषा का मानकीकरण, मानकीकरण। तो आज ये आपका आवश्यकता वाला मैंने कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस क्वेश्चन का पूरा आंसर कंप्लीट कर दूंगी। लास्ट रह गया है पाठ्यचर्या में भाषा के लाभ, ठीक है, जो जो पॉइंट्स बताऊं वो अच्छे से आपको याद करने हैं, ओके। मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छी मतलब लाइंस को लिखकर, ताकि एग्जामिनर को भी आपका पढ़ा हुआ बहुत अच्छा लगे, ठीक है। तो मेरी यही कोशिश है, यहाँ पर आप गारंटेड बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो, अगर मेरे ये करवाए हुए क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लो तो, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं करवा रही हूँ, और ये ऑलमोस्ट बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आपको इसका आंसर भी अच्छे से लिखना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे अपने आंसर को किस तरीके से लिखना है पेपर में, ठीक है। तो हमें पहले से तैयारी करके रखनी है अपनी अच्छी, इसलिए मैं सारी वीडियोस लेकर आ रही हूँ, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी भी होती रहे अच्छे से, ठीक है। कोशिश हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए मेरी वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रही है, वो क्वेश्चन बहुत यूज़फुल रहा है, वो आंसर आपको बहुत अच्छा लगा है, आपको मेरी लैंग्वेज इजी लगी है, तो मुझे भी थोड़ा ये चीज़ें पता लगती रहें। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे पता चल सके। जैसे आपने एमसीक्यू में हिंदी के एमसीक्यूज़ में बीएड फर्स्ट ईयर में मेरी वीडियोस को बहुत लाइक किया था, तो मुझे मोटिवेशन मिली थी कि हाँ बच्चों को एमसीक्यूज़ बहुत पसंद आए हैं, और भगवान की कृपा से वो पेपर में भी सारे क्वेश्चंस आए थे, ठीक है। तो आगे भी हम मेहनत करते चलेंगे, हमें रुकना नहीं है, ठीक है। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, बाय बाय।